किसी भी देश के लिए जहां अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, एकता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि सत्ता का बंटवारा यानी पावर शेयरिंग इसमें कैसे मदद कर सकती है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है। जब एक ही देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, तो उनके बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए। इसी सवाल का जवाब हमें बताता है कि पावर शेयरिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों है। इस चीज को बेहतर समझने के लिए हम दो देशों की कहानी देखेंगे। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। दोनों ही छोटे देश हैं, दोनों में ही अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन दोनों ने जो रास्ते अपनाए वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और उनके नतीजे भी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बेल्जियम और देखते हैं कि उन्होंने अपने अंदर के मतभेदों को कैसे सुलझाया। अब देखिए, बेल्जियम की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। यहाँ 59% लोग डच बोलते हैं और 40% फ्रेंच, मतलब डच बोलने वाले ज्यादा हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग थे वो ज्यादा अमीर और ताकतवर थे। और हुआ ये कि इसी पैसे और पढ़ाई लिखाई के फर्क की वजह से 1950 और 60 के दशक में दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यहीं से बेल्जियम में एक बड़े बदलाव की नींव पड़ी। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। बेल्जियम ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच यानी लगभग 23 सालों में अपने संविधान को 4 बार बदला। ये एक लंबी और सोची समझी बातचीत और समझौते की प्रक्रिया थी। तो उन्होंने जो मॉडल बनाया वो वाकई कमाल का था। पहली बात, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी दोनों के बराबर मंत्री होंगे। दूसरी बात, राज्य सरकारों को काफी आजादी दी गई, वो अब केंद्र के नीचे काम नहीं करती थीं। तीसरी बात, राजधानी ब्रुसेल्स, जहां मसला और भी पेचीदा था, वहां एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों को बराबर का हक मिला। और चौथा और सबसे अनोखा कदम, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। मतलब हर भाषा बोलने वाले लोग अपनी अलग सरकार चुनते थे जो उनके कल्चर और एजुकेशन के मामले देखती थी। सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, लेकिन इसने काम कर दिखाया। अच्छा, ये तो थी बेल्जियम की कहानी। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका ने एक बिल्कुल उल्टा रास्ता पकड़ा। श्रीलंका में हिसाब किताब थोड़ा अलग था। यहाँ की आबादी में लगभग 74% सिंहली बोलने वाले लोग थे और 18% तमिल, यानी सिंहली समुदाय मेजॉरिटी में था। और फिर जो हुआ उसने देश का भविष्य ही बदल दिया। 1948 में आज़ादी के बाद मेजॉरिटी सिंहली समुदाय ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। 1956 में एक कानून बनाकर सिंहली को देश की अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। यूनिवर्सिटी और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता मिलने लगी। इसका नतीजा, देश कई दशकों तक एक भयानक गृह युद्ध की आग में जलता रहा। सरकार की नीतियों का असर ये हुआ कि तमिल लोगों को लगने लगा कि इस देश में उनकी कोई जगह नहीं है। उन्हें लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और इसी एहसास ने बगावत की चिंगारी को हवा दी। तो इन दोनों कहानियों से, मतलब बेल्जियम और श्रीलंका से, हम सीखते क्या हैं? आखिर सत्ता का ये बंटवारा इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली है समझदारी वाली वजह, जिसे हम प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर शेयर करने से अलग अलग गुटों में झगड़े की गुंजाइश कम हो जाती है और देश में शांति बनी रहती है। और दूसरी है नैतिक वजह। लोकतंत्र का असली मतलब ही यही है कि सत्ता में सबकी भागीदारी हो। लोगों का ये हक है कि उनसे पूछकर ही उन पर शासन किया जाए। तो अब सवाल उठता है कि ये जो पावर शेयरिंग है, ये होती कितने तरीकों से है? आज के लोकतंत्रों में इसके कई अलग अलग रूप देखने मिलते हैं। पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें सरकार के 3 हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव यानी कानून लागू करने वाले, और जुडिशरी यानी न्याय करने वाले। ये तीनों एक ही लेवल पर होते हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर सके। दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पावर ऊपर से नीचे तक बंटी होती है। जैसे पूरे देश के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर राज्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और फिर लोकल लेवल पर पंचायतें या म्युनिसिपैलिटी। और फिर एक तीसरा तरीका भी है जो बहुत दिलचस्प है। इसमें पावर को अलग अलग सामाजिक गुटों में बांटा जाता है, जैसे कि भाषा या धर्म के आधार पर। याद है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट? वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और आखिर में पावर शेयरिंग होती है पॉलिटिकल पार्टियों और प्रेशर ग्रुप्स के बीच।
जैसे जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। इसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ये भी पावर शेयरिंग का ही एक रूप है। तो कुल मिलाकर बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है स्थिरता के बारे में। सोचिए, दो छोटे देश, दो एकदम अलग रास्ते, और नतीजे वो भी जमीन आसमान के फर्क वाले। एक तरफ शांति और विकास, तो दूसरी तरफ दशकों तक चला गृह युद्ध और बर्बादी। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि सत्ता को बांटने का तरीका किसी देश का भविष्य तय कर सकता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या सत्ता का बंटवारा सिर्फ एक ऑप्शन है या फिर किसी भी विविधता भरे देश को जोड़े रखने के लिए, उसकी शांति के लिए ये एक जरूरत है?